Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. वहाँ पे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे धड़ाधड़ मेहनतें जारी हैं और टॉपिक्स जो है वो देखे जा रहे हैं, किताबें जो है उनको वापस निकाल के उनके ऊपर से धूल हटाई जा रही है, उनको पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पे मेरी कोशिश है कि अब ये प्रैक्टिस आपको करवा लूँ, अब ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो दोनों के इम्तिहान चल रहे हैं, आपका भी चल रहा है और मेरा भी इम्तिहान चल रहा है, ठीक है। और जितने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं तो मेरी कोशिश ये है कि उनमें जो क्वेश्चंस आपके उनके मैं आंसर करूँ। एक बच्चे का मुझे मैसेज ये है कि सर आपने सारे के सारे टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशंस की, पीडीएफ्स आपने शेयर कर दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दफ़ा आप मॉडल पेपर को भी हमसे डिस्कस कर लें। तो मैंने कहा चलें, जहाँ पे इतनी डिस्कशंस हुई वहाँ पे मॉडल पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सो हियर इज़ द वीडियो एंड सेक्शन ए में सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। लिटिल चिप्स लाइट ग्रेट फायर्स। मकसद आपको आंसर बताना नहीं है, मकसद आपको ये बताना है कि कंसेप्ट क्लियर करने और कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो साथ ही साथ मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूँगा। मैंने आपको एक दफ़ा पहले ये चीज़ बताई थी कि कभी भी आपने किसी एक लफ्ज़ को देख के डिसाइड नहीं करना कि उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ लाइट इज़ एसेंशियल, ठीक है? अगर यहीं पे चलो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ तो सादा सा सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पे जो लाइट है ये हमारे पास नाउन है, ठीक है? लिटिल चिप्स लाइट ग्रेट फायर्स। सो लिटिल चिप्स यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि नाउन का काम कर रहे हैं। दिस इज द वर्ब पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना कि आपने सिर्फ लफ्ज़ देखा और फ़ौरन से आंसर कर दिया। उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें और देखें कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या आंसर बनता है। मैंने एक एग्जांपल आपको पहले दी थी कि लव इज़ अ सेक्रेट फीलिंग, तो यहाँ पे लव जो है वो नाउन है। और अगर कहा जाए कि पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन या देयर चाइल्ड, तो वहाँ पे जो लव है वो क्या है, वर्ब है। तो आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देके फिर डिसाइड करना। Second MCQ is identify the demonstrative pronoun in this sentence. Those are the books which I borrowed from her. तो demonstrative pronoun हो या demonstrative adjective हो तो चार ही अल्फाज हैं हमारे पास, this, that, these, those. So option A is the right option. आपने पेपर में वैसे बबल्स फिल करने में यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। चूज अ सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन तो सब में यूज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं आउच है, वाव है, उप्स और अलास, ये हमारे पास इंटरजेक्शन हैं। अब देखना है कि सही तरीके से कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर ऑप्शन ए इज आउच, आई स्टेप्ड ऑन अ थॉर्न। ऑप्शन बी इज वाव, आई फील सो सैड अबाउट द न्यूज ऑफ हिज फेलियर। ऑप्शन सी इज उप्स, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। अलास, यू डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब। तो अलास तो अफसोस के लिए बोला जाता है, तो जाहिर है यहाँ पे तो फिट नहीं आता। उप्स, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, ये भी नहीं होगा। वाओ, आई फील सो सैड, इफ यू आर सैड सो वाई वाओ। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, फोर्थ एमसीक्यू इज कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ द सेटबैक्स। तो इन स्पाइट ऑफ देख के पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन तो हमारे पास है ही है, उन्होंने खुद बता दिया, ये हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अगर तो दो वर्ड्स होते तो मैं इसको डबल बोल देता, लेकिन क्योंकि तीन वर्ड्स हैं तो हमने कह दी ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर जो बनेगा हम उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहेंगे। फिफ्थ वन इज ही स्टेड होम डैश इट वाज रेनिंग हैवीली। ऐसे जब पेपर में है ना, जैसे ट्रांजिशन डिवाइसेस, मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं सर ट्रांजिशन डिवाइसेस में थोड़े से इश्यूज हैं, तो उसको आपने स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। कुछ इनेटनेस है, आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन ही स्टेड होम, वो घर रहा, इट वाज रेनिंग हैवीली बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज भी आ सकता था, ठीक है, ही स्टेड होम एज इट वाज रेनिंग हैवीली, तो डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट मौजूद हम उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस। तो आपने बताना है कि एडजेक्टिवल फ्रेज, इसका मतलब है कि जो भी हम पोर्शन अंडरलाइन करेंगे या उसमें से जो आंसर होगा वो किसको मॉडिफाई कर रहा होगा, नाउन को या प्रोनाउन को। द बुक हैज बीन सोल्ड इन द मॉर्निंग, कौन सी बुक, ऑन द शेल्फ। इस ऑन द शेल्फ का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, बुक के साथ है, जो कि बुक हमारे पास नाउन है। तो इसका मतलब है कि ऑन द शेल्फ हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ठीक है। आई होप कि इसके हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हैं तो आपको काफ़ी ये आपके लिए आसान होगा। Seventh MCQ is what question does the adverb phrase answer in the sentence? He worked with dedication. अच्छा जी, ये हमारे पास what question does the adverb phrase answer, कौन सा क्या आंसर करे, he worked with dedication, how he worked। आप ऐसे सवाल बना के how he worked, where he worked, when he worked, why he worked, तो इसमें से किसका आंसर है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए, यानी how he worked with dedication। इट वॉज क्वाइट ईजी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक एक लफ्ज़ बोल के मैंने उसको क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, तो एक दफ़ा आपने पेपर में ऐसे काम करना है तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा।
इन विच सेंटेंस डज द prepositional phrase act as an adjective? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वो कंसेप्ट जो मैं आपको काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ भी आ जाता है, आप तो माशाल्लाह सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया तो चलो एक दफ़ा इसकी डिस्कशन दोबारा करते हैं। हर वो फ्रेज़ जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी, हम उससे बोलेंगे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। अब उसका सेंटेंस में काम क्या है? वो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे भी आ सकती है, वो सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पे भी आ सकती है, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं कि सर ये एडजेक्टिव फ्रेज है तो फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे है, या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है? प्रेपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होती है जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, और एडजेक्टिव फ्रेज वो होती है, वो फ्रेज जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, और एडवर्बियल फ्रेज वो होगी जो किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। आसान अल्फाज में कहूँ तो सिर्फ आप वर्ब पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? हाउ को आंसर करिए, हाउ मच को आंसर कर दिए, हाउ ऑफन को आंसर करती है, वेयर को आंसर करेगी, व्हेन को आंसर करेगी, व्हाई को आंसर करेगी, ठीक है जी? इन विच सेंटेंस डज द प्रेपोजिशनल फ्रेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव? अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। द बॉय विद द ब्लू कैप, सेंटेंस था द बॉय इज माई ब्रदर। सेकेंड सेंटेंस क्या था? शी सेंग बस ड्यूरिंग द शो, ये आप समझ लें कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ही वेंट टू द मार्केट, मैं टू द मार्केट को अंडरलाइन करूँ, ही वेंट, ठीक है? आगे बताता हूँ आपको। वी विल लीव, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आप देखिएगा, हम देखते हैं द बॉय इज माई ब्रदर। कौन सा बॉय? वो जो रेड कैप में नहीं है, हैविंग रेड कैप या विद द ब्लू कैप, और सॉरी ब्लू कैप, ठीक है? तो ये पूरे का पूरा जो अंडरलाइंड पोर्शन है ये एक बॉय को मॉडिफाई करे जो कि नाउन है, इसका मतलब है कि दिस इज द राइट आंसर। कंफर्म कर लें, शी सेइंग ड्यूरिंग द शो। व्हेन, ये व्हेन को आंसर करे, मतलब ये हमारे पास एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ही वेंट, वेयर ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है? ये भी वेयर को आंसर कर रहे हैं। ही विल लीव आफ्टर लंच, यानी कि ये टाइम बता रहे हैं कब वो लीव करेगा, आफ्टर लंच। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे पास जो है, यानी कि बी, सी और डी हमारे पास ऑप्शन जो है ये एडवर्ब यानी एडवर्बियल फ्रेज के हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है? आई होप के मैंने रुक रुक के बड़ा, ऐसे मैं तेज तेज बोलता हूँ, देखिए ओके इट्स 9 o'clock। अच्छा, मैं आपको रुक रुक के जो है वो समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, वैसे मैं क्योंकि तेज़ बोल रहा होता हूँ। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, अंडरलाइन प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब देखो ना, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, इज क्या, ये फ्रेजल वर्ब है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। देखें, द बॉय रैन, वेयर द डॉग, सॉरी बॉय नहीं है, डॉग है। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, ठीक है? तो वेयर को आंसर कर रहा है, तो हमारे पास ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ वेयर यानी प्लेस, ठीक है? वो साथ साथ में बच्चों को भी समझाता हूँ फिजिकल क्लासेस में कि जब आपने एडवर्बियल फ्रेज बोल दिया या एडजेक्टिव क्लॉज आपने बोल दिया तो फिर उसके सब टाइप भी आपको पता होना चाहिए, तो फिर वो एक चेक लग जाता है कि हाँ हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। What type of sentence is this? I went to the market and I bought some। बच्चे बाज दफ़ा ना ये इससे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे कॉमा था तो हमने समझा ऐसे, तो हमने समझा वैसे। आपने उसका कंजंक्शन देखा जो कि फैन बॉयज में से है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये सेंटेंस कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ठीक है? अच्छा जी, 11th MCQ इज आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम वर्क फाइनली बिगन टू एलिवेट देयर रेपुटेशन, ठीक है? अच्छा, हमने एक ट्रिक बताई थी सिनेमेंटने में जो बाज़ दफ़ा काम करती है, बाज़ दफ़ा नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हो जाते हैं, देखते हैं। तो आपने इसका बताना है मीनिंग, यानी कि इसका सिनोनिम बताना है। तो रेज पॉजिटिव कोनोटेशन, लोअर नेगेटिव कोनोटेशन, डिमिनिश नेगेटिव कोनोटेशन, और चैलेंज मैं न्यूट्रल कहूँगा, चैलेंज न्यूट्रल है, कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? एलिवेट टू रेज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना या उभारना, ठीक है? सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Now, the diligent student always completes his homework in time. Choose the synonym of diligent। हाँ, अब यहाँ पे वो ट्रिक थोड़ी सी काम नहीं करेगी, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना। लेजी नेगेटिव कॉनोटेशन है, हार्ड वर्किंग पॉजिटिव कॉनोटेशन है, रेकलेस नेगेटिव कॉनोटेशन, हाँ इधर काम कर रही है। इनएफिशिएंट यहाँ पे भी नेगेटिव। अब मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था किसी के साथ, तो मुझे उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव कॉनोटेशन है। मैंने कहा अब सेकेंडरी के स्टूडेंट्स की इतनी नीटनेस होनी चाहिए कि लेजी जो है, सुस्त, अब जाहिर है ये। और इन वर्ड्स में जिसको रेकलेस का मतलब नहीं पता, तो हमें ये पता है कि जिसके एंड पे लेस आता है वो किसी चीज़ की कमी को बताता है। जैसे स्लीवलेस, दिस शर्ट इज स्लीवलेस, स्लीवलेस शर्ट, तो जिसकी स्लीव्स ना हो, ठीक है? या एफिशिएंट है तो इनएफिशिएंट, ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस हैं ये लगाएंगे तो हमें इनसे पता चल जाता है कि ये नॉर्मली जो है वो किसी चीज़ की कमी को बताते हैं। तो ये तीनों जो हमारे पास नेगेटिव हैं, दिस इज द पॉजिटिव कंडीशन, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको कंफर्म लाजमी करूंगा। अ डैश स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क,
जो हमेशा अपने काम कंप्लीट करते हैं वो हार्ड वर्किंग ही होता है ना। तो बाज़ दफ़ा ना उस सेंटेंस के अंदर हमारा आंसर मौजूद, ये लफ्ज़ मुझे नहीं भी पता था, अ डैश स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स, लेज़ी स्टूडेंट अपना काम कंप्लीट करता है, ज़ाहिर है। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा आपकी कॉमन सेंस भी काम करेगी, लेकिन शर्त ये है कि उस एमसीक्यू को 2 से 3 दफ़ा पढ़ के थोड़ा-सा उस पे गौर करना है। His generous nature made him lovable to everyone in the village. ठीक है, his generous nature, अभी भी देखिए यहाँ पे भी कॉमन सेंस से काम चलाया जा सकता है। डैश नेचर मेड हिम लवेबल टू एवरीवन, उसकी वो जो नेचर थी ज़रा एक पॉजिटिव नेचर थी ना। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ये हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन है या पॉजिटिव कॉनोटेशन है। ठीक है, काइंड हमारे पास पॉजिटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव कॉनोटेशन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये आप मुझे बताएं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशन ना पता चले, लेकिन हमें ये एमसीक्यूज करने से एक चीज़ और पता चल गई कि यहाँ पे होता क्या है कि हमें उसके अंदर एक चीज़ है जिससे हमें पता चले द डैश नेचर मेड हिम लवेबल। तो आप देख लें, आपको अगर पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल गया, सो दिस इज द एमसीक्यू दैट यू आर सपोज टू आंसर इन द कॉमेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी हम एक सिनोनिम कर चुके हैं, बल्कि 2 कर चुके हैं। तो आई होप कि तीसरा तो आप खुद ही करेंगे। वैसे मॉडल पेपर में 3 सिनोनिम्स हैं, नॉर्मली एक पेपर में आते हैं, तो कोई पता भी नहीं है फेडरल बोर्ड का नई पेपर में कल जो है ना 3 चीज़ें लेके आ जाए। Sarah looked out of the window at the dark clouds rolling in. Looks like we are in for a downpour, she said. Infer, अब देखिए इन्फ्लुएंस का टॉपिक पिछले तकरीबन आप समझ लें कि पिछले साल भी नहीं आया और उससे पिछले साल भी पेपर में नहीं आया। इससे पहले जो मॉडल पेपर था मेरा बड़ा पसंद था, उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते थे, उसमें वो बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आते थे। लेकिन अब मैंने देखा था कि इन्फ्लुएंस का टॉपिक जो है वो, और उसके अलावा एक और टॉपिक था हमारा एनालॉजी का टॉपिक, वो टॉपिक 2 साल पूछे ही नहीं गए। अब मॉडल पेपर में फिर से आ गए, लेकिन आपको पता होगा इन्फर का मतलब होता है उसी सेंटेंस को पढ़ना है और उसी में से आपने कोई चीज़ अखज़ करनी है जो सवाल पूछे। जी, सारा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने विंडो से बाहर देखे, एट द डार्क क्लाउड्स। ठीक है, जब काले बादल आते हैं आकर मींह बरसाते हैं। बचपन में पोएम्स तो पढ़ी होंगी ना, वरना नीचे अपने किसी कज़न से या भाई से पूछ लीजिएगा। डार्क क्लाउड जब आते हैं तो वो मींह बरसाते हैं। ठीक है, लुक लाइक वी आर फॉर अ डाउन पोर। ठीक है, वैसे डाउन का मतलब नीचे होता है, तो पोरिंग उंडेलना, तो इसका मतलब कि अच्छा जी, मैंने वैसे आपको आंसर बता दिया। फॉर द मीनिंग ऑफ डाउन पोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सिनेरियो, अ ट्रिजल, अ हैवी रेन, अ हेल स्टॉर्म, अ स्नो, तो हैवी रेन इज द राइट ऑप्शन। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्फर वाले क्वेश्चन में तो आपको उसके अंदर जो क्लूज होते हैं, उसके स्टेटमेंट के अंदर आपके क्लूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। 15th MCQ इज फ्रेंड 1, द न्यू मैनेजर सीम्स वेरी अप्रोचेबल। जो नया मैनेजर है वो अप्रोचेबल है, मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन यहाँ पता चल जाएगा या शी इज़ ईजी टू टॉक, कि उससे बात करना आसान है, वो इतना अथॉरिटेटिव नहीं है, एंड ऑलवेज लिसन, और हमेशा आपकी बात को वक़्त देता सुनता है। सो अप्रोचेबल का मतलब क्या है? अनफ्रेंडली, हार्ड टू अंडरस्टैंड, स्ट्रिक्ट एंड हार्श, इजी टू एक्सेस। वैसे ही तीनों नेगेटिव कॉनोटेशंस और ये पॉजिटिव है, कॉमन सेंस ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, ज़ाहिर है आपकी ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, और आपकी जो अप्रोच है एमसीक्यूज को लेके वो ज़्यादा अटकी हुई है ग्रामर को लेके। तो जब ऐसे आ जाएंगे तो उसको आपने 2-3 दफ़ा पढ़ना है, और अगर बच्चा गौर नहीं करेगा तो गलत करेगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सिमिली। Life is a roller coaster. Busy bees buzzed around the blooming. The green grass felt soft and dewy underfoot. अच्छा, her eyes sparkled like और as के इस्तेमाल हो रहे हैं, और यहाँ कंपैरिजन भी हो रहे हैं। याद रखिए कंपैरिजन शर्त है, कंपैरिजन नहीं होगा वैसे लाइक यूज़ किया तो आप ये नहीं कहना कि ये यहाँ पे कंपैरिजन के अलावा भी लाइक यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा होगा कि मैं देखूंगा कि बच्चे अगर मुझे इसका आंसर बताएं कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ कौन सी यूज़ हुई है, यहाँ कौन सी, यहाँ कौन सी। आपको वैसे कमेंट्स में बता देना चाहिए। यहीं पे वीडियो पॉज करें, कमेंट्स में बताएं कि लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, बिजी बीज बज्ड अराउंड, इसमें कौन सी है, और द ग्रीन ग्रास फेल्ट सॉफ्ट। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। जो कमेंट करेगा उसको 3 नंबर मेरी तरफ से, अगर उसके 90 नंबर आने तो 93 आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ मैं आपको। Which of the following expressions demonstrates personification? Our teacher is an encyclopedia. The shadow crept silently across the room. Her velvet dress shimmered. अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा MCQ, क्योंकि इसमें वो अक्सर मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ कि एग्जामिनर्स ना दाना फेंकते हैं और कुछ बच्चे वो दाना चुग लेते हैं। वो कैसे बताता हूँ, यहाँ तो बच्चे कहेंगे अ टीचर इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया तो ये कहेंगे मेटाफर है। ठीक है, द शेडो क्रेप्ट साइलेंटली, ठीक है, पहले ऑप्शन पढ़ें, हर वेलवेट ड्रेस शिमर्ड लाइक मून लाइट। ठीक है, चलो यहाँ पे लाइक की वजह से शायद बच्चे कहें सिमिली यूज़ हुआ है, लेकिन बच्चे कहेंगे शिमर्ड का मतलब क्या है, एक बच्चे को नहीं पता इसका मतलब। ठीक है,
द सॉफ्ट ग्लो ऑफ द कैंडल इल्यूमिनेटेड। अब बच्चे कहेंगे कैंडल और इल्यूमिनेट, तो हो सकता है बच्चा इसको और इसको पर्सोनिफिकेशन बोल दे, ये चांसेस हैं, क्योंकि वो अगर किसी बच्चे को एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता तो वो कहेगा शिमर्ड, इट सीम्स कि देयर इज एन एक्शन गोइंग ऑन, ठीक है। बच्चे वो चमकने से और दमकने से है, और इल्यूमिनेटेड जो है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, द शैडो क्रेप्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये दो जो हैं ये इसके आंसर्स नहीं है। ये इट सीम्स लाइक देयर इज एन एक्शन इन इट, ठीक है। वेलवेट ड्रेस जो था वो चमक रहा था जैसे कि मून लाइट, तो ये बेसिकली आप समझिए जैसे वो लिंकिंग वर्ब होती है, शी सीम्स हैप्पी, ठीक है, वो खुश दिखती है। द सूप सीम्स डिलीशियस, सूप जो है वो दिखता है कि बड़ा मज़े का होगा, बड़ा डिलीशियस होगा, लजीज होगा, तो सीम्स, इट सीम्स कि वो उसमें एक्शन पाया जा रहा है, लेकिन उसमें एक्शन नहीं पाया जा रहा, वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब थे, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको इस तरह के एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर द ग्रामर जंक्शन से तैयारी की है तो इंशाल्लाह यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। द सेंटेंस लाइफ इज़ अ रिडल, ये तो आप जैसे बच्चों के साथ मजाक कर दिया ना, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। The writer wants to create a sense of isolation in a horror story. Which setting would be the most effective? A busy train station at noon, a remote abandoned cabin deep in the woods far from the town, a sunny beach filled with tourists, a college cafeteria during lunchtime. देखें, राइटर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है तन्हाई या लोनलीनेस शो करने के लिए, तो इसमें कौन सी स्टोरी है? अच्छा, ये बच्चे को मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए बताया गया। बच्चा हॉरर के पर्सपेक्टिव से सोचेगा, अच्छी बात है, आप उसके लिहाज से भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बोल्ड वर्ड है ना वो आइसोलेशन है। विच सेटिंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव, इसको उन्होंने बोल्ड नहीं किया, बोल्ड ने आइसोलेशन को किया, मतलब तन्हाई को। अब बिजी ट्रेन स्टेशन एट नो, ये तो बिजी ट्रेन स्टेशन, यहाँ कौन सी लोनलीनेस है? रिमोट, दूर दराज का, अबेंडेंट यानी खाली, वीरान, केबिन डीप इन द वुड्स, डीप इन द वुड्स यानी कि जंगल के अंदर है, फार फ्रॉम द टाउन जो कि टाउन से बहुत दूर है। सो ये दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम पढ़ते हैं। असनी बीच फील्ड विद टूरिस्ट, टूरिस्ट हैं इतने ज़्यादा वहाँ पे। अ कॉलेज कैफेटेरिया ड्यूरिंग लंच टाइम, तो ज़ाहिर है वो भी भरा हुआ खचाखच, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो बच्चे, एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था यार, वो कह रहा था सर इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, हमने तो इस तरह की एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसे तो वैसे तो बुला और टिमकाना। लेकिन बच्चों ये देखें कितना सिंपल है, जब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप उसको सुने आप कहते हैं हाँ अभी सर ने समझाया तो आगे, वरना हम खुद पेपर में देखेंगे तो खुद भी पेपर में आपने जब इसको पढ़ना है ना, इसको आपने चीरना फाड़ना है, डाइसेक्शन करनी है, इसको देखना है कि लफ्ज़ पे गौर करना है, आपके 3-4 सेकंड नहीं लगेंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द गिवन सिचुएशंस डिस्क्राइब एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है इंटरनल, जाहिर है मैं अगर अपनी बात करूँ, एक स्टोरी एक शख्स के बारे में जो आपकी अपनी उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपनी गुर्बत से वो लड़ रहा है, वो बहुत गरीब है और बड़ी कोशिश करता है और हर जगह से उसको रिजेक्शन मिल रही है, तो उसके अंदर एक लावा फूट रहा है, वो तरक्की करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास मौके नहीं है, तो वो जो अपने अंदर की खुदी से लड़ रही है और अपने किस्मत से लड़ रहे हैं ना, बेसिकली समझ लें, तो वो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई शख्स है, उसके साथ लड़ाई हो रही है, तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो एक्सटर्नल यहाँ पे कौन सा? फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइन, आपने झूठ बोले और आप घर आके रात को सोच रहे हो कि यार मैंने क्यों झूठ बोला, मुझे नहीं करना चाहिए था, दिस इज योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। a bullied teenager up to his tormentor, एक लड़का है जिसको बुली किया जा रहा है, जिसको बुरा भला कहा जा रहा है, उसकी बॉडी शेमिंग की जा रही है, अब वो उसको लेके जो उदास फील कर रहा है या उसको एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है, तो ये भी उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अ सोल्जर हेजिटेट्स टू पुल द ट्रिगर, अब एक सोल्जर है वो अपनी आवाम पे ऊपर या किसी को मारते हुए, कोई भी इंसान है लेट सपोज, उसको मारते हुए वो हो रहा है कि यार किसी को मार रहा हूँ, दुश्मन तो है लेकिन है तो इंसान ही ना, तो मतलब वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो अपनी सोचों में वो गुम है और अपने अंदर की एक लड़ाई जो उसको लड़ रहे, तो बेसिकली वो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अच्छा जी एक मिनट, ये अच्छा सॉरी माय बैड, चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अच्छा ये दिस इज द राइट ऑप्शन। बुलेट टीनेजर स्टैंड्स अप, हाँ, टॉर्मेंटर जो उसको तंग कर रहे हैं, जो लड़के जैसे उनके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपकी तरह में भी एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। एक टीनेजर है जो लेट्स सपोज स्कूल का स्टूडेंट है और उसको लड़के तंग कर रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ कह रहे हैं स्टैंड अप। अब देखो इसके अंदर एक लफ्ज़ मौजूद था लेकिन मैंने वैसे गौर नहीं किया, आपको मैं समझा रहा हूँ और मैंने खुद गौर नहीं किया, कोई बात नहीं, सास भी कभी बहू थी ना, लेकिन अभी तो मैं सास हूँ, मैं तो बहू नहीं हूँ। चलें जी, लिटरली सास में समझ लेना मुझे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑब्वियसली द होल पैसेज, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है
मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, मैं आपके साथ लास्ट क्वेश्चन, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, जो बोर्ड लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी से मुराद क्या होता है? कोई भी प्लानिंग, आप इसको प्लानिंग कह सकते हैं, अ प्लान मेथड टू अचीव एनी गोल, ठीक है। थोड़ा सा आप ना अगर एक लफ्ज़ में लिखते हैं फिर भी ठीक है, फ्रेज की फॉर्म में लिखते हैं फिर भी ठीक है, और अगर सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं फिर भी ठीक है। सेंटेंस से मुराद मतलब बहुत बड़ा सेंटेंस ना हो, जैसे आपने कहा नॉट अ सेंटेंस, फ्रेज की फॉर्म में लिखिएगा, और या तो 3-4 वर्ड्स, अ प्लान मेथड टू अचीव एनी गोल, ठीक है। अच्छा, सेकंड वर्ड इज प्रिसाइज। वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इट्स इज एबिलिटी टू ऑफर प्रिसाइज टारगेटिंग। प्रिसाइज से मुराद है वेरी एग्जैक्ट, वेरी क्लियर। तो ये मीनिंग्स आपको आई होप पता होंगे, लेकिन फिर भी डिस्कस करता हूँ। थर्ड इज पोटेंशियल, हेल्पिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स जिनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, यानी कि जिनकी एबिलिटीज़ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो पोटेंशियल मतलब होता है एबिलिटी या कैपेसिटी, ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स जो बहुत काबिल हैं। और टेलर्ड, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिजनेसेस कैन यूज डाटा एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स, क्रिएटिंग टेलर्ड मार्केटिंग कैंपेन्स। तो टेलर्ड से मुराद होता है कस्टमाइज्ड, जिसको आपने कस्टमाइज उसके अपने अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट रेजोनेट विद इंडिविजुअल कस्टमर्स। रेजोनेट का मतलब क्या होता है? रेजोनेट का मतलब होता है कनेक्ट, कि आपने जो कस्टमर्स हैं उनको आप कस्टमाइज्ड किस्म के चीज़ें दे रहे हैं, जो भी मार्केटिंग जिस भी चीज़ की कर रहे हैं, और उसका फ़ायदा ये कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं कंज्यूमर के साथ इंडिविजुअली, ठीक है। पेड एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया अलाउज बिजनेसेस टू रीच स्पेसिफिक डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक से मुराद होता है लाइक पॉपुलेशन डाटा, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, इनके मीनिंग्स आपको पता चल गए। और अगर आपको सेंटेंस बनाने के लिए, बाज़ दफ़ा होता है कि यहाँ पे कहते हैं कि उनका सेंटेंस बनाए, तो एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ लिखा हुआ है कंटेक्चुअल मीनिंग बताने हैं आपको। बाज़ दफ़ा सेंटेंसेस लिखे होते हैं, एंटोनिम्स भी होते हैं, सेंटेंसेस अगर आपको बनाने के लिए कह दिया और आपको नहीं समझ आ रही, तो आप क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को आप पढ़ेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। इसी को रिफ्रेज करके, इसमें कुछ वर्ड्स चेंज करके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप किसी और चीज़ के बारे में बात करके वो वर्ड्स वहाँ से, ये एक ट्रिक है, इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3A, दोनों स्टेंजाज मैंने आपके साथ डिस्कस किए में कि बड़े इंपॉर्टेंट स्टेंजाज हैं, अल्लाह करे कि इनमें से कोई आ जाए, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम एंड दिस इज़ फ्रॉम सॉलिटरी रीपर, ठीक है। सॉलिटरी रीपर से आ सकता है क्योंकि वो एक रिपीटेड फॉर्म है जो पिछले लेसन में भी थी। इमेजरी टू पोर्ट्रे द ट्रांजिशन फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग, बिल्कुल मैंने वीडियो में डिस्कस की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बिल्कुल नहीं बताने वाला। आपको जो एक मैंने डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन वाली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि मॉर्निंग का जो एक इमेजरी क्रिएट की है वो कैसे आती है, ठीक है। यहाँ पे इमेजरी वाला ही क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, इनमें इमेजरी वाले क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए। What figure of speech is used in the phrase the hunter of the east? मेटाफर यूज हो रहा है, आप जानते हैं, और इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम, ठीक है। नॉट पोम, यहाँ वैसे पोम का वर्ड नहीं होना चाहिए, स्टेंजा होना चाहिए। पोम तो आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता। बच्चे ये ना कहेंगे सर आपने पैराफ्रेजिंग तो करवाई नहीं और पेपर में पैराफ्रेजिंग आ गई है। पहली बात यह कि जो मैंने आपकी रिवीजन वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने पैराफ्रेजिंग आपको स्टेंजा वाइज, आपको वो जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली आप उसको पैराफ्रेजिंग ही समझें, क्योंकि वो 3-3 लाइनों की हैं, और 3 लाइनों से मुराद है कि मैंने एक्जैक्टली उसी चीज़ को सादा अल्फाज में लिख दिया, तो उसको आप पैराफ्रेजिंग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन पैराफ्रेजिंग से मुराद हरगिज़ नहीं है कि वो जैसे 9-10 में आप पैराफ्रेजिंग करते, आप ये समझें कि इसी बात को आसान अल्फाज में कहना एग्जैक्टली। आप इसमें आपको चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। जब वो पैराफ्रेज कह रहे हैं, यू कैन नॉट ऐड योर पर्सपेक्टिव, जो ये लिखा हुआ है इसी बात को लिखें, लेकिन आपने लाइक वो एक फ्लो में लिखना है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। आपने इसको इस तरह पोइटिक फॉर्म में लाइन ब्रेक करके नहीं लिखना। बात यही होगी, अल्फाज आपके होंगे, इसी को आसान अल्फाज में, दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ सेकंड, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इमेजरी। मैंने आपको बता दिया कि इसमें से इमेजरी आपकी तकरीबन सारी पोम्स, वो उसमें इमेजरी जो है उसका क्वेश्चन बनता है, और आप इसको आसान अल्फाज में, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके साथ मॉडल के तौर पे शेयर भी किए थे कि अगर इमेजरी वाला क्वेश्चन आता है तो आपने उसे कैसे करना है, टोन वाला क्वेश्चन, फिगर्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको याद होगा। ये फर्स्ट मेरे बल्कि जो रिसेंट पोस्ट हैं उनमें देखिएगा, 4-5-6-7 पोस्ट पहले जो फर्स्ट ईयर का पेपर था तो वहाँ मैंने शेयर किया था, तो उसको एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। राइमिंग स्कीम का वर्ड मैंने वहाँ पे बताया था कि इस तरीके से अगर राइमिंग स्कीम वाला क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। आसान अल्फाज में आप ये कर सकते हैं, द राइटर द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली या स्किलफुली इनकॉर्पोरेटेड विजुअल इमेजरी इन द स्टेंजा टू मेक द सब्जेक्ट मैटर अपीलिंग। लाइक इस तरह के अच्छे वर्ड यूज़ करके
बाकी एग्जैक्टली वो इवेंट्स बता दें कि रीपिंग एंड सिंगिंग और वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर किए हुए पोस्ट में, रिसेंट पोस्ट में देखेंगे 5-6 पोस्ट पहले एक होगी फर्स्ट ईयर के पेपर के दौरान, तो उसमें से आप देख सकते हैं। पैराफ्रेज द फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी कि इसी को आपने आसान अल्फाज में लिख देना है, मुफ्त के नंबर हैं आपके, ठीक है। सेटिंग वाला क्वेश्चन और राइजिंग एक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सेटिंग वाला क्वेश्चन आपने, वेट, ये 2 क्वेश्चन आई होप कि आपने याद, क्यों बार बार बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर हम कहीं और से लिख सकते हैं। हाउ डज द सेटिंग ऑफ द नॉवल इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ द स्टोरी, नॉट स्पेसिफिक हियर, आप लिख सकते हैं लेकिन आपने द पल से ही आंसर करना है। इस पे वीडियो मौजूद है और उसकी एग्जाम्पल से मौजूद है, आपके पास आज का दिन भी है, आपके पास कल का दिन भी है, तो आप इसको याद कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपकी सारी की सारी तैयारी है तो आप याद कर लें, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें तो ऐसे राइटिंग है, माई नेटिव टाउन, वैसे मैंने वहाँ पे ऐड करने थे नैरेटिव एसेज, इस तरह के एसेज, लेकिन मैं उसको नहीं कर रहा, वैसे दिस इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब आपके पास तो इतना आसान है कि आपके पास आउटलाइन ऑलरेडी मौजूद है, क्या कर रहे हैं, ये एक आपका पैराग्राफ ये हो जाएगा, दूसरा पैराग्राफ आप समझ लें ये हो जाएगा, तीसरा आपने करना ये कि इसको पहला पैराग्राफ कंसिडर करें, जो बॉडी का पोर्शन है ये दूसरा और तीसरा पैराग्राफ कंसिडर करें, और आपने ये चौथा पैराग्राफ करना है। ज़्यादा लिखना चाहते हैं, आपके पास मवाद ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 करेंगे और इसको 5 कर देंगे। समझ आ रही है आपको? यानी कि जब आपने इस टॉपिक पे एस्से लिखना है तो आपने इंट्रोडक्शन वाले को ये AI एंड इट्स AI होता क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, दिस इज योर पैराग्राफ नंबर 1। बाकी जितने 2 लिखने हैं या 3 लिखने, एटलीस्ट तो 2 होने, एक नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पैराग्राफ भी, तीसरा एटलीस्ट 2, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 पैराग्राफ लिखें, और यहाँ पे आपने 1 पैराग्राफ लिख के अच्छे खासी आपने 5 पैराग्राफ अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मोर देन इनफ। एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ पे तो रेंज 250 to 300 वर्ड्स दी होती है, और टॉपर्स का पेपर देखो तो सारी की सारी स्पेस भरी होती है, तो अब हम क्या करें। तो वेरी राइट ऑब्जेक्शन। और हमारे यहाँ जब एग्जामिनर्स पेपर चेक करते हैं तो उनको होता है कि बच्चे ने ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आज भी शायद हम उसी दौर में जी रहे हैं कि वो जो पहले पहले हम कहते हैं ना कि वो नाप के नंबर देते हैं, तो एग्जामिनर भी कहीं ना कहीं वो दिल फेंक देते हैं उनके ऊपर जिन बच्चों ने ज़्यादा लिखा होता है, ठीक है। और पहली बात है कि जिन बच्चों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो उनको होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तो अच्छी बात है, आप लिख लें। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे एंड पे आपको रिकमेंड करता हूँ, आपने इसको एंड पे लिखना है, ताकि अगर आपके पास टाइम है और आप लिख सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो लिखते जाएं इसको एंड तक, ठीक है। लेकिन ये है कि वैसे उसूलन एग्जामिनर्स को भी चाहिए, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब आपके पास पेपर है तो बच्चे ने 300 मार्क्स 300 वर्ड्स का अगर लिखा हुआ है तो प्लीज़ उस बेचारे को पूरे नंबर दे दें, अगर उसने ठीक लिखा हुआ है, पूरे से मुराद ये कि मैक्सिमम मार्क्स दे दें। आप ये ना देखना कि इसने 1 पेज छोड़ा हुआ है, 1.5 पेज छोड़े हुए, ठीक है। तो स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन टीचर्स एंड। क्वेश्चन नंबर 5A, B, C, वैसे तो ये सारे के सारे मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आई होप कि ये देखें ना, एवरी मॉर्निंग सलीम वेक्स अप, ठीक है। लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इंशाल्लाह भी हम इसको डिस्कस करते हैं। रीराइट, अच्छा मैंने इसमें आपको ये बताया था कि आप क्वेश्चन को छोड़ दें कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसको आप फिलहाल ना पढ़ें, फॉर द सेक ऑफ ट्रिक। जो मैंने आपके साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 3 से 4 दफ़ा पढ़ना है। मैं क्योंकि पढ़ चुका हूँ, इसकी प्रैक्टिस में आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी। Every morning, Salim wakes up early to go to school. He quickly brushes his teeth and packs his bag before she leaves. Always, his mother says that it is important for him to do the best in studies, but she also eyes that education is the key to success. However, he feels that it is difficult at times to concentrate during class because the teacher explains things too fast. He needs to be more focused if he wants to achieve his goals. मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 2 या 3 आंसर बताने हैं। रीज़न पता है क्या? रीज़न ये कि पहली बात है, करेक्शन ऑफ एरर वाला आपने वो वीडियो आपने देख चुके होंगे, और उसमें एग्जैक्टली मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन 3 क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? 3 से मुराद ये कि मैंने आपको बताया था, जब आप इसको 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हैं जो आपको बड़े ऑब्वियस आपको नज़र आ जाएंगे। एक आपने चीज़ हमेशा चेक करनी है सबसे पहले, दैट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की मिस्टेक आपने, मैं अभी ऊपर नहीं, इसमें देख नहीं रहा इसको, मेरी आंखें बंद है, ठीक है। पंक्चुएशन में देख रहा हूँ। सेकंड जो आपने देखना है वो टेंस देख लें आप, जिसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आप देखें कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं मारा हुआ। अभी कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, चलो ये 3 चीज़ें आप देखें। पंक्चुएशन देखें, आपको कहीं पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। पंक्चुएशन में यहाँ पे हाउएवर के बाद कॉमा आना चाहिए, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक मिस्टेक मैंने, बाकी मिस्टेक नहीं है वैसे, मुझे पता है, इसलिए मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ आपके पास, शोबाजी कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, टेंस वाला जो है ना, ये एक टेक्निकल चीज़ है। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो आपको समझ आ जाए। एवरी मॉर्निंग सलीम वेक्स अप अर्ली टू गो टू स्कूल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखिए आप पूरे में, ठीक है। ही क्विकली ब्रशेस हिज टीथ, ठीक है, एंड पैक्स हिज बैग बिफोर शी लीव्स। वैसे तो शी नहीं, यहाँ पे ये ब्लंडर था बेसिकली। ज़ाहिर है सलीम की बात हो रही है, तो सलीम खातून तो नहीं है ना, सलीम तो जो है ना वो मेल हैं, तो वहाँ पे शी नहीं आएगा। ऑलवेज हिज मदर सेज दैट, अब ये भी आपको पता है, हमने उस जो उसके हमने रूल्स पढ़े हैं उसमें
हिज मदर ऑलवेज सेज दैट, तो ये ऑलवेज यहाँ पे आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डू हिज बेस्ट इन स्टडीज़ बट शी ऑल्सो आई दैट, शी ऑल्सो स्टेज दैट, ये ब्लंडर वाले हैं, ठीक है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। अब दैट, अब यहाँ पे कोई बच्चा कॉमन ना लगाए, क्योंकि यहाँ पे दैट इस्तेमाल हो गया तो कोई बच्चा ये ना करे कि यहाँ पे एजुकेशन इज द की टू सक्सेस में ऐसे कॉमन लगा कि ई को कैपिटल कर दे, ऐसा काम आपने नहीं करना। ही फील्स दैट इट इज़ डिफिकल्ट एट टाइम्स टू कंसंट्रेट ड्यूरिंग क्लास बिकॉज द टीचर, हाँ द टीचर एक्सप्लेन्स होगा, यहाँ पे ऐसा आएगा। ये टेंस वाली गलती आपको बता रहा था, तो मैंने आपको 3-4 गलती यहाँ पे बता दी हैं, बाकी जो मिस्टेक्स हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए ये रश थोड़ी सी ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, 5B ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्कशन कर रहे हैं तो करेंगे। ओवर द वीकेंड और फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पे एक ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास के बच्चे कहते हैं कि सर इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, एट द एज ऑफ वो कोने पे, ऑन द टॉप ऑफ, अवे फ्रॉम, ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे बच्चा कहेगा कि और फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, इन फ्रंट ऑफ द लेक भी हो सकता है, एट द एज ऑफ द लेक भी हो सकता है, अवे फ्रॉम द लेक भी हो सकता है, बाय द साइड ऑफ द लेक भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस पूरे को सारे पढ़ लें। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होंगे, बच्चों वाले होंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। वी पैक्ड आवर लंच, डैश आवर हाउस एंड सेट आउट अर्ली टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट। देखिए सेट आउट अर्ली कि हम जल्दी रवाना हुए, टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट, अब यहाँ पे इन द मॉर्निंग ही आएगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, कि हम जो है वो जल्दी यानी सुबह को जल्दी निकले, किस लिए, ताकि हम आफ्टरनून हीट को अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस था। When we arrived dash the lake, we found a perfect spot underneath large oak tree. My brother and I played games near the water while our parents set up a picnic dash a small hill. Small hill, small hill, वैसे तो small hill के फ्रंट पे भी हो सकता है ना, लेकिन आगे लिखा हुआ है विद इन साइड ऑफ द लेक। जब आप जैसे मैंने इसकी एग्जांपल पर ये पहाड़ी सी बनी, यहाँ पे लेक है मिसाल के तौर पर, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टॉप का ऑप्शन मौजूद है ना, बाकी किसी जगह पे नहीं आ सकता। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, क्योंकि पहाड़ है तो हिल नहीं है, सॉरी पहाड़ नहीं है, पहाड़ी है, माउंटेन होता तो हम कहते चलो ठीक है। ऑन द हिल विद इन द साइड ऑफ द लेक, तो यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ, ये भी हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। इट वॉज अ पीसफुल डे स्पेंट डैश द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी, शहर की जो हाँ अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द। अब ये देखिए इस पूरे में 3 ऐसे तो जो बहुत ऑब्वियस थे, बाकी आपको 3 पे मेहनत करनी पड़ेगी, और वो 3 आपने एडजस्ट करने में। आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में आ जाएगा एट द एज ऑफ, सेकेंड वाले में आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ, थर्ड वाले में आ जाएगा एक मिनट मुझे ज़रा थोड़ा सा रश ख़त्म करने दें। फर्स्ट वाले में हमारे पास आ गया एट द एज ऑफ, सेकेंड वाले में आ गया इन फ्रंट ऑफ, थर्ड वाले में, अच्छा जो पहले हमने किए थे वो तो कर लेना, हसन एंड बसल 6 वाला, दिस इज़ अवे फ्रॉम। अच्छा उसके बाद पिकनिक ऑन द टॉप ऑफ, 5वां हो जाएगा, ठीक है। अब इन द मॉर्निंग ये हमने यहाँ पे किया था सेट आउट, थर्ड वाला। पीछे कौन सा रह गया, 1 2 3 4, बस ठीक है। तो चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन उसको करने का तरीका पता होना चाहिए। अब तो इतनी चीज़ें डिस्कस होगी, आई होप कि अभी आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, ऑटोमेटिकली आपके आंसर निकल के आ रहे होते हैं, ठीक है, बेशक आपको एक तरह के लग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली फिल इन द 6 ब्लैंक्स। आपने सारी की सारी करनी है, और प्लीज़ आपने ये जो ना तरतीब से लिखना है। आपने पेपर में 1 2 3 4 5, बेशक आप पहले 8वीं करें, पहले 7वीं करें, लेकिन आपने लिखना तरतीब से, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। शी डैश द पियानो ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। जब लास्ट नाइट की बात है तो यहाँ पे प्लेड, यानी कि पिछली रात। ही शी हैज़ प्लेड, वैसे तो हैज़ हैव तो वैसे ही प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो यहाँ पे प्लेड आ जाएगा। यू हैड बेटर डैश टेक रेस्ट, यू हैड बेटर मैंने बोल ही दिया, टेक रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हैड बेटर जो है वो बेसिकली कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक। आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वॉच टीवी, आई हैड फिनिश्ड, यहाँ पे आ जाएगा हैड फिनिश्ड, ठीक है। टू एर इज ह्यूमन डैश इज डिवाइन, तो ये इसको कहते हैं, इसके लिए टर्म एक यूज़ होती है, हाँ पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर इसके, यानी कि ये यहाँ पे भी इन्फिनेटिव है, और कॉमा के बाद जो दूसरा पोर्शन ये भी इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा, इसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। बस ज़्यादा नहीं लिखना। डैश स्टॉप डैश आई एम नो मोर अ चाइल्ड, स्टॉप किडिंग। अब स्टॉप टू किड, मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें इनिटनेस से रिलेटेड भी हैं, कि आपको वैसे अंदाज़ा हो जाता है। शी इन्जॉयज़ डैश नॉवेल्स, शी इन्जॉयज़ टू, हाँ ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और बच्चे मुझसे डिस्कस भी करते कि सर इसकी हमें समझ नहीं आ रही। देखें
टू रीड जो हमारे पास इन्फिनेटिव है, और रीडिंग, अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे बच्चों? जब भी अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आई वॉन्ट टू रीड, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी की एक्शन की बात हो रही है कि नाउ आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू रीड, तो ये अभी की बात हो रही है। आप जनरली बात करेंगे, कोई आदत बताएंगे, ठीक है, आई लाइक रीडिंग एंड आई लाइक टू रीड, दोनों में फ़र्क है कि आई लाइक रीडिंग एक आपकी जनरल एबिलिटी को बता रहा है या आपकी आदत को बता रहा है जो आपकी डेली रूटीन है, ठीक है। लेकिन आई वॉन्ट टू रीड या आई लाइक टू रीड से मुराद ये कि नाउ इज़ अ टाइम, आप मेरे साथ बाजार जाना पसंद करेंगे या अभी आप बुक पढ़ना पसंद करेंगे? नो, आई वॉन्ट टू रीड एट होम, जो भी आप कहें, ठीक है, तो ये उसको बताता है। तो ये यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे शी इंजॉयज नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, तो नॉर्मली बात हुई है तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा। द couriers delivered my parcel just 2 days before, 2 days ago, 2 days ago. We dash go to the gym in the evening in summer. तो ये भी आपको एक रूटीन बताएगी। वी आमतौर पे हम जो है जाते हैं, आदत बताइए, रूटीन बताइए, ठीक है। क्वेश्चन 6, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है शायद आपका। ये वही नेटनेस वाली जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ, एथलीट्स डैश, एथलीट की क्या, वर्ड को आंसर कर रहे हैं ना, तो मुझे पता है यहाँ पे नाउन आएगा। एथलीट्स डेडिकेशन टू ट्रेनिंग वॉज एविडेंट इन हर फोकस। मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, इन हर during the competition she maintained a dash approach, a disciplined approach to her diet and exercise routine, knowing that dash success, achieving success, के सक्सेस को हासिल करना required hard work and commitment, MENT. her coach praised her for, किसके लिए, for showing such determination थ्रू आउट द सेशन, ठीक है। आप कहेंगे कीड़ी कीड़ी मारे, लेकिन हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये इसके तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं सर, इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या करें, एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। बच्चों इसमें आपने इसको शुरू में इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 4-5 दफ़ा पढ़ें, जो आपको सूटेबल अगर आप यहाँ पे लिखें। इसकी ट्रिक ये हो सकती है, इसकी टिप या ट्रिक इसकी ये हो सकती है कि आपने 2 लिखने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिखना। 2 से ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि वो बस वो भरने वाली बात है कि 3-4 लिख देता हूँ, कोई ना कोई तो ठीक होगा। टाइम से रिलेटेड आप 2 लिख दें, कॉन्ट्रास्ट से जो यहाँ पे फिट होती हैं। तो सबसे पहले काम आपने यहाँ से यहाँ तक 5 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और जो आपको सूटेबल लगता है कि आप वो वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। द साइकेट्रिस्ट इन्फॉर्म द मदर दैट हर डॉटर वॉज एडिक्टेड टू ड्रग्स। व्हेन द साइकेट्रिस्ट लेफ्ट द मदर वेंट इन हर रूम एंड प्लान हाउ टू हैंडल द क्राइसिस डैश शी वॉक्ड इनटू हर डॉटर्स रूम एंड शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद सॉरो, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि देन शी वॉक्ड, ठीक है, यहाँ पे वो फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन शी वॉक्ड इनटू हर रूम एंड, अच्छा, शी सॉ हर डॉटर डैश शी डिडंट से एनीथिंग, शी सॉ हर डॉटर हाउएवर शी डिडंट से। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसको पढ़ें, जो आपको सूटेबल लगता है आप वो लिखें, ठीक है। दूसरी मरतबा आप इसको भी पढ़ें, जब आप दोबारा लिखें ना तो एक ऑप्शन आप बगैर पढ़े, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली दफ़ा मैं क्या कर मारूँ, थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए। बच्चों को मैं प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ, खुद मैं कैसे लिखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे चलो थोड़ी सी प्यारी सी बना देते हैं टिप, ठीक है, या ट्रिक। आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया और ये 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपने लिख दिया। सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़, जो आपको यहाँ पे सूटेबल लगा आप उसको यहाँ पे लिख दें, ये ट्रांसलेट वैसे आपने लिख दी। और सेकंड टाइम आपने क्या करना है, स्लैश करके एक एक और लिख देनी है। अब आपने इस बार काम ये करना है कि अब इसको कंफर्म करना है। वैसे तो आपने ठीक ही लिखी होगी, लेकिन फिर टाइम से रिलेटेड वो टाइम वाले सारे जहन में रखते हुए एक वो भी लिख देना। वो भी सूट तो ऑब्वियसली करनी चाहिए। अब हमने जो एग्जामिनर उसके दिमाग को जकड़ लिया, अब वो हमें इस क्वेश्चन में नंबर कम नहीं दे सकता। सो आई होप कि मैंने बहुत ही डिटेल डिस्कशन में सोचा था मैं जल्दी जल्दी में आपको समझा दूंगा, लेकिन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन आपके साथ की। और इंशाल्लाह ये डिस्कशन भी अगर हर एक वीडियो से अगर आपके 4 5 नंबर भी बढ़ जाए ना, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इस वीडियो से अगर आपके 3 से 4 नंबर भी बढ़ जाएँ, ऑब्वियसली आपने चीज़ें की हैं, फिर भी आपके रिवाइज़ हो जाएंगी चीज़ें, तो इस वीडियो का जो मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या पता मेरे जहन में फिर से कोई चीज़ आ जाए, फिर मैं कोई वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।